नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले शंखनाथ 2022-23 एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के इस जीएस गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का दिल से हार्दिक अभिनंदन। आज की क्लास में हम अपनी यूनिट 1 की सीरीज को, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास को हमने पढ़ना चालू किया था, थोड़ा सा रिवीजन करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहली क्लास जो एमपी हिस्ट्री की हुई थी उसमें कुछ बेसिक्स बातें कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ हमने एप्लीकेशन मोड में पढ़ा था और कुछ कोर सेक्टर्स पे भी हमने एमपी की हिस्ट्री पे बात की थी। इसके पहले मैं आपको बता दूं, हमारी बहुत जल्द एमपी हिस्ट्री पर एक किताब प्रकाशित होने जा रही है जो लगभग फरवरी के प्रथम सप्ताह में मार्केट में उपलब्ध होगी। लेकिन वो विद्यार्थी जो हमारे ऑनलाइन पाठ्यक्रम का हिस्सा है उनको यह किताब हमारे कोर्स के ज्वाइन करने के कुछ ही पल में हमारे द्वारा उनके पर्सनल नंबर पे पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। आप खुद उससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने जो इसका सिनेरियो रखा है वो हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस किया है ग्रंथ अकेडमी को, और हमने प्राचीन भारत में पाषाण काल का एक चैप्टर, उसके बाद पाषाण काल के बाद महाजनपद का एक चैप्टर है ना, उत्तर वैदिक काल की कुछ बातें और कुछ अनुश्रुतियां जो पौराणिक स्तर पर कही गई हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को लेकर, साथ ही मौर्योत्तर के बाद फिर हमने मालवा के परमार वंश पे चर्चा करी है, ब्राह्मण वंश जो सुंग और शातवाहन लंबे समय तक रहे, कुषाण वंश, इसके अलावा मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वंश समय समय पे जो रहे, साथ ही मध्यकाल में मध्य प्रदेश जिसमें सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश और मुगल कालीन मध्य प्रदेश को हमने विस्तृत तरीके से एनालिसिस किया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की मुगल काल सल्तनत काल में क्या स्थिति थी विस्तृत तरीके से स्थापित कला के क्षेत्र में। रियासतों में हमने बघेलखंड पूरा डिटेल में, बुंदेलखंड पूरा डिटेल में, गोंडवाना रियासत, उसके अलावा भोपाल रियासत, इसके अलावा होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, ये सारा हमने कंप्लीट किया है। इसको हम आपको अभी पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाएंगे अभी। साथ ही साथ मॉडर्न एमपी में हमने 1857-1842 के पहले जो चैन सिंह जी का विद्रोह था और भारत छोड़ो आंदोलन तक हमने पूरे सेगमेंट जो है 4 भागों में आधुनिक मध्य प्रदेश को यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। साथ ही करीब 1500 एमसीक्यूज हमने इसमें पूरे चैप्टर वाइज एनालिसिस किए हैं, और हम बताएंगे कि किस तरीके से आप घर पर नोट्स बनाकर, किस तरीके से फॉर्मेट क्रिएट करके जो है आप हमारे इस यूनिट 1 के नोट्स को प्राप्त करके अपने लेवल पर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महानगरीय भटकाव अंतोगत्वा आपको असफलता के नजदीक लेके जाएगा, और अंतोगत्वा सेल्फ स्टडी ही होगा, स्व अध्ययन ही होगा जो आपके स्कोर कार्ड को, आपके ड्रीम बोर्ड को कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और आपका स्कोर कार्ड जितना ज्यादा स्कोर करेगा 24 अप्रैल को आप इस परीक्षा को निकालने के उतने ही करीब होंगे, और आपका ड्रीम बोर्ड आपका स्कोर बोर्ड पर डिपेंड करेगा। अगर प्रिलिमिनरी निकलेगी तो मेंस दोगे ना, अगर कुंडी खुलेगी तो अंदर जाओगे। अगर कितना भी ज्ञान हो आपको और आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाइड नहीं हो रहा है तो सब बेकार है ना। तो शुरुआत हम करेंगे, कुछ हमने बेसिक बताया था लास्ट क्लास में, कुछ बच्चों का वो वीडियो हो सकता है वो नहीं देख पाओ। हमारे यूट्यूब पे यूनिट 1 को लेकर 4 वीडियो है, एक 2.5 घंटे का है, एक 3.5-4 घंटे का, एक 45 मिनट का है, अभी जो डाला था वो 1.25 घंटे का है। अगली ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। आप सारे वीडियो सुनिए, उनमें रिफॉर्मेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, रिव्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने पहली क्लास में आपको ये बताया था भाई मध्य प्रदेश का संबंध जो है वो पाषाण काल से रहा है, प्रागैतिहासिक काल रहा था, जो प्रारंभ से लेकर 3000 बीसी वाला समय और 3000 से लेकर 600 बीसी वाला समय और वर्तमान तक का समय। हमने सारी चीजें आपको क्लियर करी थी कि प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, है ना। पुरा पाषाण के 3 भाग बताए थे हमने, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण, और फिर हमने डिस्कशन किया था। इसमें हमने आपको बताया था, है ना, इस तरीके से आपको बताया था कि जो पुरा पाषाण काल है उसके बारे में सबसे पहले जो है वो रॉबर्ट जो है वो ब्रूसफील्ड ने जो है रिसर्च का काम किया था, और रॉबर्ट ब्रूसफील्ड ने 1863 में सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्रूसफील्ड ने तमिलनाडु के अंदर जो है वो पल्लवरम में, आप वीडियो सुनिएगा आपको दिखेगा उसमें, पल्लवरम में जो है सबसे पहले पुरा पाषाण के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। और ये पुरा पाषाण को लेकर हमने लंबी चर्चा करी थी, और हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी वाला क्षेत्र है,
सोन नदी वाला क्षेत्र है, चंबल नदी वाला क्षेत्र है, बेतवा नदी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है समय पे लोगों ने आकर जो है अपना योगदान दिया और यहाँ पर जो है पूरा पाषाण काल में चीज़ें देखने को मिली। जैसे सोन नदी वाले क्षेत्र में निसार अहमद जी काम कर रहे थे, जो बघेलखंड का क्षेत्र है ना। चंबल घाटी में जो है आपके मंदसौर जो आपका है और भीमबेटका वाला स्थान जो रायसेन के पास है, यहाँ विष्णु वाकटकर जी काम कर रहे थे, है ना। नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो है वो एच.डी. सांकलिया जी काम कर रहे थे। ये सारे लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे और ज्योग्राफिकली लेवल पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से जो है ये सारे काम चल रहे थे। तो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और ये हमने सारा का सारा जो है आपको उच्च पुरा पाषाण काल डिस्कस किया था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया था पुरा पाषाण काल का समय था 10 लाख से 10,000, उसमें निम्न पुरा पाषाण 10 लाख से 1 लाख, मध्य पुरा पाषाण 1 लाख से 40,000 और उच्च पुरा पाषाण 40,000 से लेकर 10,000। और हमने यहाँ पर बताया था आपको कि भाई जो निम्न पुरा पाषाण है उसमें क्या हुआ था, हमने बताया था कि वहाँ का कल्चर थोड़ा जनजातीय स्वरूप का था और वहाँ पे जो लोग पाए गए थे वो निएंडरथल थे और उनका जो है शारीरिक बनावट थोड़ा डिफरेंट तरीके का था। कुछ वहाँ पर जो हथियार मिले थे वो थोड़े से बड़े बड़े क्रूचनी टाइप के थे, हैंडएक्स टाइप के थे, विदरणी टाइप के थे और इस प्रकार का जनजातीय स्वरूप निम्न पुरा पाषाण काल में आज से 10 लाख से 1 लाख साल पहले था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। फिर मध्य पुरा पाषाण में आए 1 लाख से 40,000, यहाँ होमो इरेक्टस आ गए, है ना। अब लोग थोड़ा सा मांस वांस खाने लगे, है ना, शिकार विकार करने लगे। फिर उच्च पुरा पाषाण आया, होमो सेपियंस आ गया, व्यक्ति थोड़ा समझदार हो गया, है ना। सोन घाटी के साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट हमने बताया था पुरा पाषाण में आपको अरुण सोनकिया जी के बारे में। हमने अरुण सोनकिया जी के बारे में आपको बताया था कि साहब अरुण सोनकिया जी जो हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने 5 दिसंबर 1982 को जो है हथनोरा का जो है खोज किया था और हथनोरा जो है मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। और जो आपके अरुण सोनकिया जी हैं वर्ष 2018 में हमारे बीच में नहीं रहे हैं, इनका डेथ हो गया है, तो निश्चित तौर पर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और भीमबेटका के बारे में आपको बताया था, अब्दुल्लागंज रायसेन के पास है, विष्णु वाकटकर जी ने खोज की थी 57 में। ये भी क्वेश्चन आया था इस बार 2003 में, इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की शैल चित्र या गुफाएं के अंदर वहाँ पे इस तरीके का पाषाण कालीन शैल चित्र अवेलेबल है कि इस वजह से यूनेस्को जैसी संस्था को भी जो है इसको विश्व विरासत सूची में शामिल करना पड़ा। फिर बात करेंगे हम, मध्य पाषाण आ गया, मध्य पाषाण काल आ गया। तो मध्य पाषाण काल में अब थोड़े से हथियार जो है लोगों के छोटे छोटे हो गए, माइक्रोलिथ टाइप के हथियारों का ये प्रयोग करने लगे। जो नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद में आदमगढ़ है वो मध्य पाषाणकालीन बस्ती है, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर मिले, बताया था हमने आपको, है ना। और ये होशंगाबाद के पास जो जम्मू द्वीप, डोरती द्वीप, ये सारा मिला। फिर नवपाषाण काल आ गया जो कृषि पे आधारित था, है ना, कुलाड़ी वगैरह मिल गई यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। फिर ताम्र पाषाण पे हमने चर्चा करी थी, तो ये हमने आपको बताया था कायथा, नावदा टोली, नागदा, है ना, इस सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये रिमाइंडर करा देते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्कशन हुआ था भाई अपना, और वो डिस्कशन होने के बाद फिर जो है फिर हम अपनी क्लास को जो है आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो जितने भी रिसर्च या डेवलपमेंट उस समय पाषाण काल के समय हुए, पूरा पाषाण के समय हुए, वो पूरे पूरे जो रिसर्च या जो भी हुआ ये आपका नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है, जिसको आजकल हम लोग है नर्मदा सोन घाटी बेसिकली कहते हैं। मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है, आप समझ लीजिए। तो ये यहाँ पर जो सोन घाटी वाला इलाका है जिसको आज की डेट में हम लोग बघेलखंड कहते हैं, ये बघेलखंड, यहाँ पर जितना भी रिसर्च या डेवलपमेंट हुआ वो आपका निसार अहमद जी ने किया, है ना। जितना भी यहाँ पर पाषाण काल में आपने ये किया, मैं क्या है आपको थोड़ा सा 5-7 मिनट रिवाइज इसलिए करा दे रहा हूँ कि पाषाण काल से लेकर मौर्य तक आप थोड़ा रिवाइज कर लें और फिर उसके बाद चीज़ों को हम मौर्योत्तर से जो है फिर आगे की तरफ लेके चलेंगे। और मौर्योत्तर से जो है फिर ये गुप्त काल तक हमारा जो मध्य प्रदेश का प्राचीन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम अपने मध्य प्रदेश के मिडवल पे जाएंगे, फिर उसको भी थोड़ा रिवाइज करके फिर मॉडर्न पे जाएंगे, है ना, फिर आर्ट एंड कल्चर पे जाएंगे। तो ये वाला जो इलाका था ये बेसिकली नर्मदा सोन घाटी वाला इलाका था और यहाँ पर जो है बेसिकली मैंने आपको बताया कि सारा रिसर्च का काम चालू हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो नर्मदा घाटी में एच.डी. सांकल्य और मेक क्राउन करके व्यक्ति थे, उन्होंने रिसर्च चालू करी। किस किसने करी? एच.डी. सांकल्य ने और मैक ब्राउन,
है ना, इन लोगों ने रिसर्च की। वैसे भी पूरा पाषाण के बारे में रॉबर्ट ब्रूट ने सबसे पहले 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम में इस क्षेत्र में काम चालू कर दिया था, और फिर बाद में जो मध्य पाषाण को लेकर आदमगढ़ में जॉन इवांस जैसे लोग काम कर रहे थे, और नव पाषाण को लेकर के जो है बाद में जो है डॉक्टर प्राइम रोज जैसे लोग काम कर रहे थे। तो बड़े बड़े स्तर पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट में ये सारी गतिविधियां उस समय चल रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ साहब, यहां पर क्या हुआ, ये जो आपका भी मैं डिस्कशन कर रहा था हथनोरा, है ना, ये हथनोरा जो है रायसेन में है, हथनोरा जिसको अरुण सोनकिया ने खोजा था। और ये हथनोरा जो है बेसिकली ये हथनोरा खोजा गया था आपके यहाँ पर 5 दिसंबर, है ना, डेट याद रखेंगे आप, 5 दिसंबर 1982 को हथनोरा को खोजा गया था अरुण सोनकिया के द्वारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ना, ये 2018 में जो है अरुण सोनकिया जी का निधन भी हो गया, ये इसलिए भी हथनोरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी था कि आप हथनोरा को थोड़ा सा देख के जाएंगे, क्योंकि हथनोरा बेसिकली सीहोर में है ना, रायसेन से लिखा हुआ है। जो हथनोरा है बेसिकली इसकी लोकेशन अगर देखेंगे तो सीहोर में है, और ये पूरा पाषाण कालीन जो है स्थल है, और मानव की यहाँ से खोपड़ी मिली है, और विलुप्त हाथी का जीवाश्म भी यहाँ से मिला है। 1982 5 दिसंबर को हथनोरा खोजा गया था। अरुण सोनकिया जिन्होंने इसको खोजा उनकी डेथ 2018 में हुई है। और ये 70,000 साल पुराने मानव का कपाल मिला है, और हथनोरा नर्मदा नदी के तट पर है। खुदाई के समय ये मानव का कपाल मिला, इसलिए यहाँ पे जो कपाल मिला उसको वैज्ञानिकों के द्वारा जो है वो नर्मदा मानव या नर्मदा मानव के नाम से उसको नाम दे दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक चीज़ जो समझने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम बात करेंगे, ये तो हुआ गया आपका हथनोरा, है ना, ये हो गया सीहोर में हो गया ना। हथनोरा कहाँ पर हो गया, ये हथनोरा कहाँ पे हो गया याद रखेंगे, हथनोरा हो गया आपके सीहोर में। ठीक है, हथनोरा हो गया आपके सीहोर में। हथनोरा के जस्ट बगल में यहाँ पर, हथनोरा के जस्ट बगल में यहाँ पर ये वाला जो है ये आपका ये रायसेन है, और ये यहाँ पर रायसेन में जो है ये आपका है भीमबेटका, है ना, इंपॉर्टेंट है भैया, भीमबेटका भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। तो भीमबेटका जो है यहाँ पर जो है आपके ये विष्णु वाकटकर जी के द्वारा खोजा गया, रायसेन में है। और ये भीमबेटका मध्य पाषाण और नवपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से शैल चित्र मिले हैं, और विष्णु वाकटकर जी के द्वारा 57-58 में से खोजा गया। 2003 में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व विरासत सूची में से शामिल किया गया। यहाँ पर पांडवकालीन गुफाएं भी मिली हैं, कुछ भित्ति चित्र के भी अनुपम साक्ष्य मिले हैं। और उस जमाने में लोग यहाँ पे शैल चित्र बना लेते थे। अभी समझ लो आपकी भी उस समय के लोगों के पास कुछ था नहीं, है ना, वो कहते हैं ना कि पत्थर की लकीर से लिखा हुआ है ना, तो उस समय पत्थर पे लिख देते थे, गुफा पे लिख देते थे लोग। तो भीमबेटका की गुफाएं आज से कितने साल पुरानी, तो उस समय में आप सोचो कि आज से 5,000 साल पहले यहाँ पे जो है इतने सारे जो है 12,000 15,000 जो है शैल चित्रों पे गुफाओं में जो है लिखा हुआ मिला है। तो इस प्रकार का रिमार्केबल हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक गवाह वाले जो ये क्षेत्र हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के कहीं ना कहीं प्रमाणिक स्थल हैं जो इतिहास के साक्षी हैं, इनको तो पढ़ना ही चाहिए अच्छे से परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ये हथनोरा और भीमबेटका, इसके जस्ट बगल में है नरसिंहपुर भी है, यहाँ पाषाणकालीन मानव की खोपड़ी मिली है ना। यहाँ पे नरसिंहपुर में एक भूतरा करके जगह, नरसिंहपुर में एक जगह भूतरा है ना, जब भूलने लग जाते हैं लोग तो ये भूतरा टाइप की चीजें पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो भूतरा ये भी पूरा पाषाणकालीन जो है आपका प्लेस है, यहाँ पर भी पाषाणकालीन खोपड़ी मिली है। और ये हथनोरा को लेके, भूतरा को लेकर एक डी डैश एंड पीटरसन करके पुरातत्व विभाग से जुड़े लोग हैं, उन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में रिसर्च किया। उनका नाम याद रखेंगे आप, हथनोरा का डी ड्रेस, है ना, हथनोरा का रखा है डी ड्रेस, है ना, हथनोरा से जुड़े हुए हैं डी ड्रेस, और जो भूतरा है उससे जुड़े हुए हैं पीटरसन, है ना। इन लोगों ने भी यहाँ पर रिसर्च बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में किया है। अब नर्मदा घाटी में तमाम प्रकार की चीज़ें हुई। इसके बाद विष्णु वाकटकर जी जो है ये मंदसौर के पास जो सिवना नदी बहती है वहाँ गए, और वहाँ पर भी इन्होंने कुछ रिसर्च किया मंदसौर के पास सिवना नदी पे जाके। और ये विष्णु वाकटकर जी ने वहाँ से कुछ औजार खोजे, और कुछ औजार इनको वहाँ पर सिवना नदी के किनारे मंदसौर में मिले। और ये वहाँ पर गए, इन्होंने देखा कि भाई वहाँ पे कुछ स्तनधारी जो हैं जीव भी हैं, जो उभयचरी हैं,
ऐसे जीव हैं जो अंडे देने में सक्षम है, स्तनपात कराने में सक्षम है। और उस प्रकार का रिसर्च जो है यहाँ पर विष्णु वाकटकर जी के द्वारा ये मंदसौर के अंदर भी जो है सिवान नदी पर यहाँ पर देखने को मिला। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, एक तो मैंने बताया कि बघेलखंड वाला जो क्षेत्र था, सोन नदी वाला क्षेत्र था, इसको निसार अहमद जी ने खोदा, है ना। इसके अलावा ये मंदसौर वाला क्षेत्र जो था आपका, सिवना नदी वाला जो क्षेत्र था, सिवना नदी वाला क्षेत्र था। और आपका ये जो सिवना नदी के साथ साथ जो है ये आपके अब्दुल्लागंज के पास जो भीमबेटका है, भीमबेटका जो रायसेन वाला क्षेत्र है, ये जो है बेसिकली विष्णु वाकटकर जी के द्वारा जो है यहाँ पर खोजा गया। और वाकटकर जी ने जो है मंदसौर के पास हथियार वगैरह खोजे, ये शैल चित्र के बारे में रिसर्च वगैरह की उन्होंने। इसके बाद मैंने हथनोरा पे चर्चा करी। हथनोरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीहोर में है बेसिकली। भूलवश में रायसेन बोल गया हूँ तो उसको सुधार लेंगे, है ना। बहुत सारे शब्द बोलते हैं तो एक दो गलतियाँ हो जाती हैं, उसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे, समझदार हैं आप। हथनोरा सीहोर में, और इसको अरुण सोनकिया जी ने खोजा। वही अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को खोजा, जो वर्ष 2018 में नहीं रहे, है ना। और यहाँ पर एक मानव खोपड़ी मिली है, और वो जो मानव खोपड़ी मिली है यहाँ पर, वो साहब 70,000 साल पुराने मनुष्य की खोपड़ी मिली। 70,000 साल पुराना मनुष्य की खोपड़ी यहाँ पे मिली। और नरसिंहपुर के भूतरा में भी मिली, है ना, पाषाणकालीन खोपड़ियाँ मिली यहाँ पे, है ना। और मैंने 2 लोगों के नाम बताए थे, डी ड्रेस और पीटरसन जैसे लोगों ने भी इनको जो है यहाँ पर मदद करी इस पूरे प्रोग्राम के दौरान। और जो एचडी सांकल्या है, वो सबसे पहले नर्मदा घाटी में उत्खनन करने आए थे मैक क्राउन के साथ। ये पूरी जो आप नर्मदा घाटी देख रहे हैं, पूरी नर्मदा घाटी, ये पूरी नर्मदा घाटी देख रहे हैं, तो ये पूरी जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है, इसको जो है एचडी सांकल्य के द्वारा और मैक ब्राउन के द्वारा जो है पूरा उस समय जो है यहाँ पर रिसर्च किया गया। यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में खोज की गई, है ना। भीमबेटका से बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, है ना, इसको जरा अच्छे से याद रखिए। हथनोरा से बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, है ना। आदमगढ़ याद रखिएगा, यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ये होशंगाबाद में है, मध्य पाषाण बस्ती है। बहुत सारे उपकरण मिलते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर हथियार मिलते हैं, उनको माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थल हैं, है ना, उनको भी आप बिल्कुल ना भूलें। जैसे आपके कसरावद है, आपके खरगोन में, है ना, यहाँ पर है कसरावद जो है ना, याद रखेंगे आप कसरावद, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ क्या होता है, कई बार हम पढ़ के कुछ और जाते हैं, परीक्षा में कुछ और जाता है, और बच्चा जोड़ी वोड़ी बनाने में एक हाथ भी भूल जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो ये जो ये वाला इलाका है ना, ये कसरावद है। ये कसरावद आपका खरगोन निमाड़ वाला क्षेत्र है, खरगोन निमाड़ वाला क्षेत्र है। और ये भरहूत जो है इधर, ये सतना वाला है। भरहूत जो है ना, भरहूत ये इधर है सतना में, भरहूत याद रखेंगे आप, सतना में। इसके अलावा इंद्रगढ़ जो है ये आपके मंदसौर में है। इंद्रगढ़, आवड़ा, ये सब पढ़ेंगे अपन ना। इंद्रगढ़ जो है आपके मंदसौर में, मंदसौर सिवना नदी के किनारे, है ना। इसके बाद एक खालघाट है, खालघाट ये धार में, खालघाट ये आपके धार में है ना। खालघाट याद रखेंगे आप, धार में है। कसरावद मैंने बता दिया खरगोन में है ना। इसके बाद एक त्योंथर है, त्योंथर रीवा में है। त्योंथर जो है वो रीवा में, त्योंथर है ना। कुछ स्थल इनको याद रखें। फिर भूमरा है एक सतना में, है ना, त्योंथर है। और भी ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये इस तरीके से बहुत सारी जो है यहाँ पर आपको क्षेत्र मिलेंगे। मैंने आपको हिंदी ग्रंथ एकेडमी बोला था पढ़ लेंगे। अब भैया हर बच्चा थोड़ी हिंदी ग्रंथ एकेडमी पढ़ लेगा, खरीद लिया तो नहीं पढ़ पाएगा, रखी रहेगी टेबल पर, है ना। रोज प्लानिंग बनाएगा, आज इतने बजे से इतने ये पढ़ना है, सोमवार से करना है, मॉर्निंग में 7 बजे उठना है, इतने पेज से इतने पेज पढ़ना है, मानक स्टैंडर्ड इतने हाई लेवल के तय कर लेंगे कि फिर फॉलो अप कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा प्लानिंग नहीं करें भैया, पढ़ना चालू कर दें, चीज़ें खुद ही समझ में आने लग जाती है ना। तो ये आपके यहाँ पर स्थल मैंने आपको डिस्कस किए थे। और फिर मैंने ताम्रपाषाण बस्ती के बारे में कुछ बताया था भैया। ये मध्य पाषाण हो गया, मध्य पाषाण के बाद नवपाषाण हो गया, नवपाषाण के बाद जो है फिर यहाँ पर ताम्रपाषाण आ गया। अभी तक लोगों को क्या लग रहा था कि भैया पत्थर वत्थर खोज लिया हमने, अब पत्थर वत्थर खोज लिया, अब भैया खाली दिमाग शैतान का घर। तो उन्होंने पत्थर वत्थर को जो है यहाँ पर जो है पत्थर में जो है आसपास के कुछ पदार्थों में जो है पत्थर जाता है। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए कोई पत्थर रखा हुआ था, अब मान लीजिए कोई ऐसा पत्थर रखा हुआ था, अब ये पत्थर में जाके कुछ उन्होंने मान लीजिए वहाँ कोई उनको लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, या मान लीजिए कोई हड्डी मिल गई, तो वो उन्होंने वो जो पत्थर का टुकड़ा था, स्टोन था, उसमें वो उसको कुछ को इस तरीके से फिट कर दिया, है ना। इस तरीके का साक्ष्य जो उत्तर भारत में मिले, तो ये तांबा, पत्थर की हड्डी, इस प्रकार के उन्होंने कुछ उपकरण बनाना चालू कर दिया। तो इस प्रकार की पहली जो ताम्रपाषाण बस्ती थी वो थी आपकी कायथा, जो उज्जैन में मिली।
काली सिंध नदी के उस पर। तो ये वाकटकर जी के द्वारा जो है वीएस वाकटकर जी के द्वारा यहाँ पर 1964 में इसको खोजा गया और ये ताम्रपाषाण बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। वैसे उज्जैन का जो डांग वाला है, वो मंदसौर का जो आवरा है, खेड़ी नेमा होशंगाबाद वाला है ना, खालघाट धार जो मैंने आपको अभी बताया था, इंदरगढ़ मंदसौर, कसरावत खरगोन, आज़ाद नगर इंदौर, डोंगरिया बालाघाट, ये सारे के सारे आपको ताम्रपाषाण बस्ती मिलेंगे। और नावदा टोली महेश्वर वाला, नागदा आपका है ना चंबल नदी के किनारे उज्जैन में, एरन जो फेमस क्षेत्र है बीना नदी के किनारे ताम्रपाषाण बस्ती है, बेसनगर जो है ये भी एक बहुत फेमस जो है आपके ताम्रपाषाण बस्ती है, मैंने बताया था आपको। अब ये तो बातें हुई है, ये इतनी सारी साक्ष्य मिले। उसके बाद कुछ महापाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। हालांकि महापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं मध्य प्रदेश में कम मिले हैं, वो दक्षिण भारत में ज़्यादा मिलते हैं। उस समय क्या होता था भाई, जब रिसर्चर रिसर्च करने गए तो उन्होंने बोला भैया ये वाला जो स्थल है यहाँ पे जो है नवपाषाण में क्या होता था, कुल्हाड़ी थी, बुसला था पत्थर के साइज का। अब ये महापाषाण में क्या हुआ कि जो कब्र वब्र बनी रहती थी, लोग मर जाते थे बड़े बड़े पत्थर के जो है, तो वो कब्र वब्र के बगल में जो है वहां पर पत्थर के ऊपर पत्थर रख देते थे। मान लीजिए किसी की कब्र है, वो कब्र इस तरीके की कब्र है, अब कब्र पे जाकर जो है इस तरीके का कोई बड़ा पत्थर रख दिया, कोई टीला रख दिया, कोई ऐसा रख दिया। तो ये इस तरीके के जो है यहाँ पर आपको बहुत प्रकार के जो है महापाषाणीय आप बोल सकते हैं इनको, आप इनको बोल सकते हैं महापाषाण स्मारक, महापाषाण स्मारक इस प्रकार के देखने को मिले। हालांकि ऐसे महापाषाण स्मारक दक्षिण भारत में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के अंदर जो कुछ समाधियों को रख दिया जाता है, और इस प्रकार के महापाषाण स्मारक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में खास तौर से महापाषाण स्मारक आपको ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है ना, ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, सिवनी है, रीवा है और ये वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो महापाषाण कालीन संस्कृति भी देखने को मिली। कुल मिलाकर के पुरा पाषाण काल में 10 लाख से लेकर 10,000 में, निम्न पुरा पाषाण 10 लाख से 1 लाख, फिर मध्य पुरा पाषाण 1 लाख से 40,000, उसके बाद जो है उच्च पुरा पाषाण 40,000 से 10,000, फिर मध्य पाषाण युग आया आदमगढ़ वाला जो कि 10,000 से 7,000, फिर नव पाषाण आया 7,000 से 4,000। उसके बाद फिर जो है फिर स्टोन से जो है बात कापर पे चल गई तो ताम्रपाषाण आ गया, ताम्रपाषाण के बाद फिर लोहा आ गया, तो फिर महापाषाण आ गया। तो महापाषाण के जो मैक्सिमम प्रमाण दक्षिण भारत में मिलते हैं, परंतु कुछ जगह महापाषाण स्मारक भी देखने को मिले, उनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए। अब जो दृष्टिकोणात्मक स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसी कड़ी में अब जो बातें हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के तो प्रमाण हमारे यहाँ मिले नहीं। उत्तर वैदिक काल को लेकर के कुछ बातें देखने को मिलती हैं, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के कोई ऑफिशियली प्रमाण हमारे यहाँ थे नहीं। लेकिन जो भी प्रमाण मिले सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के, उनको अपन थोड़ा देख लेते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऋग्वैदिक काल के कोई साक्ष्य वर्तमान मध्य प्रदेश से नहीं मिलते, परंतु जो उत्तर वैदिक काल है उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। तो जो उत्तर वैदिक काल है, सिंधु घाटी सभ्यता ऋग्वैदिक काल के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, इससे जानकारी मिलती है, इसमें कोरोनेशन या राज्याभिषेक के बारे में कहा गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मणों की निषाद या अनार्य आए थे और ये मध्य प्रदेश के घने जंगलों में आए थे। आर्य जो है हमारे आए और उन्होंने जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पूरी तरीके से पतन कर दिया। तो जो आर्य आए उन्होंने पतन कर दिया, तो आर्य अनार्यों को अपना गुलाम बना लिए और इस प्रकार के जो निषाद या अनार्य थे वो मध्य प्रदेश में भी संबंधित थे, ऐसा बोला गया। और ये एक कौशितकीय उपनिषद है, उसमें ये मिलता है कि जो विंध्य पर्वत था उसको उस समय अप्रोक्ष पर्वत कहा जाता था। और सतपथ ब्राह्मण जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें नर्मदा, रेवोत्तम या रेवा नदी के बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो कुछ प्रमाणिक आधार पर उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 के बीच का समय है, उसमें ये बातें सुनने को मिलती हैं। और ये तो पौराणिक स्तर पर अनुश्रुतियां हैं, मानो तो ठीक है और नहीं मानो तो ठीक है, कोई पुख्ता प्रमाण तो किसी के पास है नहीं, किसी ने बोल दिया आपको सुनना पड़ेगा। तो ये वाला टॉपिक आपका थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पाषाण काल को पूरा पढ़ा दिया। महाजन पद में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 16 महाजन पद में से अवंती और चेदी मध्य प्रदेश में थे, और मौर्य भी कुछ डिस्कस किया। कुछ अनुश्रुतियाँ हमारी छूट गई थी, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भैया ये जो मनु थे, और मनु जो थे अनुश्रुतिया कहानी के अनुसार ये किंवदंतियाँ हैं आप कह सकते हैं, या जो बातें इनका कोई बेसिक प्रमाण तो है नहीं, लेकिन ठीक है, कोई बोल रहा है तो मानना पड़ेगा। तो मनु थे, मनु के जो थे, मनुस्मृति बोलते ना, मनु के एक्चुअल में 10 बच्चे थे। मनु शश्वत इनका पूरा नाम था। इनकी का एक पुत्र था जिसका नाम था कौरुष, और मध्य प्रदेश के बघेलखंड से उनका संबंध रहा।
और पुत्री थी इनकी एक इला, है ना, जिसकी शादी इन्होंने एक सोम राजा थे चंद्रवंशी उनसे की थी। और 10 बच्चों में से जो सबसे महत्वपूर्ण बच्चा था कौरुष, जो काफ़ी विद्वान था, उसको बघेलखंड में इन्होंने अपनी सत्ता सौंपी रखी थी। ये सब अनुश्रुतियाँ हैं, पौराणिक कथाएं हैं, कोई प्रामाणिक आधार तो इनका है नहीं। ऐसा मनु के बारे में कहा जाता है। और इनकी लड़की जो इला है उसकी शादी जो है वो सोम से हुई थी। बाद में जो इला और सोम है उससे इनका लड़का हुआ जिसका नाम था पुररवा। और ये पुररवा जो था, इसके 2 लड़के हुए, एक आयु एक अमावस्यु, है ना, आयु और अमावस्यु। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तो आपको चीज़ें अपने आप में समझ में आएंगी। यहाँ पे कुछ हमने थ्योरी में लिखा भी है ना, थ्योरी में लिखा हुआ है कि कोई बच्चा थोड़ा समझने की कोशिश करेगा तो समझ में आएगा। शाश्वत मनु के पुत्र थे कारुष, उनके पास बघेलखंड क्षेत्र था, कारुष वंश की उन्होंने स्थापना की। मनु की पुत्री इला का विवाह सोम, जो कि चंद्रवंशी राजा था, उससे हुआ। और सोम का पुत्र था पुरुरवा, जिसने बाद में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो है एल साम्राज्य की स्थापना की। मतलब मध्य प्रदेश का अगर मैप दिमाग में सेट करोगे तो मध्य प्रदेश के मैप को अगर आप दिमाग में सेट करोगे तो आप ये समझ लो कि ये वाला इलाका जो बघेलखंड वाला इलाका है, इस पूरे बघेलखंड वाले इलाके में कौन था भैया? कारुष था। और ये बुंदेलखंड के बगल में जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इनकी जो आपकी सिस्टर थी मतलब इला, और उनका लड़का मतलब इनका भांजा पुरुरवा, ये यहाँ पर अपना शासन कर रहा था। और इसने एल वंश की स्थापना की थी, इसने एल वंश की स्थापना की थी, इसने कारुष की स्थापना की थी। बाद में क्या हुआ भैया? पुरुरवा के 2 लड़के हुए, एक आयु और एक अमावस्यु। तो आयु और अमावस्यु, आयु और अमावस्यु ये 2 लड़के हुए किसके? ये हुए पुरुरवा के। ये पुरुरवा के 2 लड़के हुए। और इन्हीं में से जो आयु था उसका लड़का जो था वो था अयायाति, अयायाति, है ना। आयु का लड़का था क्या? अयायाति। तो अयायाति जो था इसने जो है अपना शासन किया, क्योंकि पौराणिक चीजें हैं भैया, अनुश्रुतियां हैं। अपने पुत्र यदु को मध्य प्रदेश में चंबल, बेतवा और सुक्तमती अर्थात वर्तमान जो केन नदी वाला पूरा क्षेत्र दे दिया। तो भैया चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सुक्तमती और केन हो गई, ये पूरा का पूरा जो है अयाति ने अपने लड़के यदु को जो है पूरा पूरा मध्य प्रदेश के अंदर जो है चीजें दे दी यहाँ पर, है ना। सुनना, स्टोरी सुनेंगे भाई तब समझ में आएगा, सुन के लिखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। सुन के लिखेंगे सुनेंगे, याद करेंगे, रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, रीडिंग राइटिंग के साथ रिवीजन करेंगे, उसको लिखने के बाद रीडिंग राइटिंग रिवीजन के बाद रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद उसको डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, क्रिएटिविटी से उसको जोड़ेंगे, इनोवेशन से याद रखेंगे, ग्राफिक्स बनाएंगे, मोनोग्राफिक मेथड से पढ़ेंगे और रीड एंड डाइजेस्ट विंडो सिस्टम से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चीज समझ में आएगी। इंटरेस्ट लेंगे तो इंटरेस्ट बनेगा, नहीं लेंगे तो नहीं बनेगा, फेल हो गए परीक्षा में, और क्या, है ना। मनु के भैया 10 लड़के थे, मनु के 10 लड़के थे, उनकी एक लड़का था जो था कारुष ने बघेलखंड में सत्ता स्थापित कर ली। लड़की जो थी वो इला थी, उसकी शादी जो है सोम चंद्रवंशी राजा से हो गई। उनका लड़का पुरुरवा हो गया। पुरुरवा का लड़का जो था वो आयु और अमावस्यु था, अमावस्यु था। अमावस्यु के बारे में कुछ जानकारी मिलती नहीं। और आयु का लड़का अयाति था, अयाति का लड़का यदु था। यदु को उन्होंने मध्य प्रदेश का चंबल, बेतवा, सुक्तमती वाला स्थान दिया था। और जो पुरुरवा का लड़का था उसने एल साम्राज्य जो बुंदेलखंड के पास बसा हुआ था। बाद में फिर क्या हुआ? यदु के 2 लड़के हुए, यदु के 2 लड़के हुए, एक का नाम था कौष्टद और दूसरा था सहस्त्रबाहु। और ये कौष्टद और सहस्त्रबाहु जो थे ये 2 महत्वपूर्ण थे। और कौष्टद के वंशज जो थे यादव थे और सहस्त्रबाहु के वंशज जो थे वो है थे। और ये आपस में जो है लड़ाई झगड़ा करते रहे और आपस में इनका मामला चलता रहा। इस तरीके से जो है यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको समझनी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मामला ये है कि आपको एक थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है क्या? तो आपको चीजें और थोड़ी सी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी और परमानेंट आ जाएंगी, हमेशा के लिए आ जाएंगी, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा एक यहाँ पर हल्का सा दिमाग में सेट करने के लिए चीजें और थोड़ी सी बता देते हैं। हमने बताया आपको कि मनु के जो थे वो 10 लड़के थे, उसमें जो महत्वपूर्ण लड़का था सबसे वो था कारुष। और जो कारुष है कारुष का जो शासन था वो यहाँ पर था। कारुष ने यहाँ पर जो है वह बघेलखंड राज्य की स्थापना की हुई थी। आज का ये बघेलखंड वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा पूरा जो है बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है ये मनु शाश्वत जो मनुस्मृति जिनके नाम से जानी जाती है उनके 10 लड़कों में से एक महत्वपूर्ण लड़का था, उसने ये किया था। 10 लड़के थे इनके, टोटल 10 पुत्र थे और एक लड़की थी इनकी इला।
तो इला की शादी इन्होंने एक सोम राजा से शादी करी थी इन्होंने। इला जो इनकी लड़की थी मनु की, तो मनु की शादी इन्होंने किससे की थी? मनु जो इला की लड़की थी, इसकी शादी इन्होंने की थी सोम चंद्रवंशी राजा के साथ। और ये दोनों से ही जो था वो पुरुरवा पैदा हुआ था। और ये पुरुरवा, ये सब अनुश्रुति है भैया, जितनी भी कहानी है सब अनुश्रुति है, सुनी हुई बातें है ना, इनका कोई प्रमाण है नहीं। यहाँ पर ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला ये पुरुरवा का क्षेत्र था, है ना। ये जो है इला और जो है आपके सोम का लड़का पुरुरवा का ये पूरा क्षेत्र था। तो मनु स्मृति जिन्होंने लिखी है, शाश्वत मनु, उनके पुत्र कारुष ने बघेलखंड वाले क्षेत्र में, और जो है अनुश्रुतियों के अनुसार अगर हम बात करें तो जो है इला और सोम के पुत्र पुरुरवा ने बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में एल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने कारुष साम्राज्य की स्थापना की थी और इसके साम्राज्य का नाम था एल और इसके साम्राज्य का नाम था कारुष, है ना, एल साम्राज्य और कारुष साम्राज्य। अब क्या हुआ, पुरुरवा के जो दो लड़के थे वो उसमें से जो महत्वपूर्ण लड़का था जो बहुत फेमस हुआ, एक था आयु और दूसरा था अमावशु। एक था आयु और दूसरा था अमावशु, है ना। तो ये जो आयु था ये हमारे काम का है, इसका लड़का था ययाति, है ना, ययाति। और ययाति के भी जो थे वो आयु लड़का था, आयु का लड़का था ययातु का लड़का था यदु, है ना, अभी काम आएगा अपने को। और यदु जो थे, यदु इनके दो लड़के थे, एक था आपका एक जो लड़का था वो था कोष्टद और दूसरा था सहस्त्रभाव। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलते हैं, इसलिए काफी कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तो पढ़ना है भैया। आप कंफ्यूजन रखोगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ये हो गया भैया, मनु की लड़की इला की शादी हो गई सोम से। पुरुरवा जो लड़का था उसने बुंदेलखंड में अपना सत्ता स्थापित कर लिया और इनके मामा जी जो थे वो कारुष, उनका साम्राज्य बघेलखंड में हो गया। पुरुरवा का लड़का आयु था, अमावस्यु कोई काम का नहीं अपने। आयु का लड़का था आयाति का लड़का था यदु और यदु के जो थे वो कोष्टद और सहस्त्रभाव। ये इतनी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बेसिकली ये जो ययाति था इसने यदु को अपना ये पूरा का पूरा ये जो चंबल वाला बेल्ट है, ये चंबल वाला बेल्ट, ये बेतवा नदी वाला बेल्ट, ये इधर केन नदी वाला बेल्ट, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इसको मैं यहाँ पे दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये वाला पूरा जो क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा क्षेत्र जो है ये ययाति के द्वारा जो है, ये आयु का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे, अमावस्यु का भी कोई रोल नहीं है, ये ययाति के द्वारा जो है यहाँ पर यदु को दे दिया गया। तो हमारे नोट्स में एक एक चीज लिखी हुई है ना। 2100 रुपए में एमपीपीएससी की प्रिलिमिनरी की पूरी 10 यूनिट के पूरे नोट्स, पूरी पीडीएफ और पूरा का पूरा लेक्चर, मतलब 1 यूनिट 200 रुपए के हिसाब से, और पूरी की पूरी 10,000 क्वेश्चन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनरी विद आंसर, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो वो भी ऑनलाइन, उसके बाद पूरी टेस्ट सीरीज, उसके बाद प्रिंटेड और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, इसके अलावा आवश्यकता हो तो क्लास नोट्स, और क्या दे भैया, है ना, इतना सब कुछ दे रहे हैं, समझना पड़ेगा, पढ़ोगे मन लगा के तो समझ में आएगा। अब ये यदु जो थे इनके दो लड़के हुए कोष्टद और दूसरा सहस्त्रभाव। तो ये कोष्टद के वंशज यादव कहलाए और सहस्त्रभाव के जो वंशज है वो है कहलाए। तो है वंश की भी स्थापना भी अपन देखेंगे। बीच में कहानी ये बनती है कि यहां पर एक मामला ये होता है कि यहां पर एक राजा है मंधाता जो अयोध्या के नरेश हैं और इनकी शादी बिंदुमती नामक एक रानी से होती है और ये रानी से इनकी यहाँ पर विवाह होता है क्योंकि मंधाता जो है उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर जो है काफ़ी तपस्या की थी, तो उनका थोड़ा सा यहाँ पर नर्मदा नदी में थोड़ा सा एक रुझान या एक कहीं ना कहीं उनकी आत्मा यहाँ से जुड़ी हुई रहती है, तो अयोध्या के नरेश रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो ये पूरा नर्मदा वाला क्षेत्र है, ये नर्मदा नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है, ये नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में उन दिनों यहाँ पर नागवंश का शासन था, तो यहाँ पर नागवंश का शासन था और ये आपके अयोध्या में जो थे कौन थे, मंधाता थे। और ये मंधाता जो है किसी जमाने में उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर जो है तपस्या वगैरह की थी भैया, तो उनके ऊपर नर्मदा नदी का उपकार था। तो एक बार क्या हुआ, गंधर्वों ने इनको ऊपर अटैक कर दिया। तो गंधर्वों ने जब इनको ऊपर अटैक कर दिया नाग के ऊपर, तो नाग और गंधर्वों की हो गई लड़ाई। अब नाग और गंधर्वों की लड़ाई हो गई तो नाग और गंधर्वों के संघर्ष में नाग ने
मंदाता से नरेश से सहायता मांगी। साम्राज्य विस्तार, एम्पायर बिल्डिंग की वजह से नाग और गंधर्व आपस में संघर्षरत हो गए। तो अयोध्या के जो इक्ष्वाकु थे, मंदाता थे, उनके सहयोग से गंधर्वों को नागवंश ने पराजित कर दिया। नाग की इस विजय से इक्ष्वाकु वंशीय राजा जो थे मंदाता, उनके 3 लड़के थे, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। क्या क्या नाम था उनका? इनके 3 लड़के थे ना। पहले का नाम था पुरुकुत्स है ना, अम्बरीश, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। हमारे नोट्स में लिखा हुआ है सबके नाम, अभी दिखा देंगे आपको। पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। तो पुरुकुत्स के विवाह का प्रस्ताव नागवंश की जो कन्या थी रेवा, जिसका नाम नर्मदा नदी के नाम पर था, वो उनसे इन्होंने प्रस्ताव रखा। हालांकि आज भी नर्मदा मैया को जो है कुंवारी माना जाता है, और जब हिंदू धर्म लंबी यहाँ पर पूजा पाठ करने जाते हैं तो कुछ लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे सिंदूर वगैरह लेके नहीं जाना है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं भैया ये वो नर्मदा नहीं है और ये रेवा ये किंदतियाँ हैं, और कुछ लोग वहाँ सिंदूर लेके जाते हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मंशा है, अलग अलग मान्यता है। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी को जो है जीवितिका भी घोषित किया हुआ है। तो खैर जो भी हो, इसी पुरुकुत्स से जो है जो मंदाता नरेश थे, इक्ष्वाकु वंश के जो है नागवंश की कन्या रेवा से इनका विवाह वगैरह निर्धारित कर दिया गया, और यहाँ पर विवाह निर्धारित हो गया। और गंधर्वों और नागों की लड़ाई में नागों को सपोर्ट करके इक्ष्वाकु नरेश मंदाता ने जो है अपना यहाँ पे मध्य प्रदेश में एंट्री मार दी। उस समय गंधर्व उत्तरी क्षेत्र में चंबल के अंदर सुक्तमती नदी, बेन, बेतवा यहाँ पर जो इनका अधिकार हुआ करता था, और ये यदु को जो है इन्होंने डरा धमका कर जो है अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, और मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश करने से इनको नागों ने रोकने की कोशिश की। तो नागों ने रोकने का प्रयास किया, और नागों को जब नहीं बना तो उन्होंने इक्ष्वाकु नरेश मंदाता का सपोर्ट करके जो है इनको एंट्री नहीं दी। फाइनली जो है यहाँ पर धीरे धीरे जो गंधर्व है उनका शासन समाप्त हो गया, और है वंश की जो है पराकाष्ठा बढ़ने लगी। और यहाँ पर जो है फिर जो है आपका मैंने बताया कि ये जो मुचुकुंद है पुरुकुत्स के बाद ये राजा बना, और इसने मंदाता नगर जो है यहाँ पर ओमकारेश्वर में बसाया, क्योंकि उनके पिताजी जब यहाँ पर थे तो उन्होंने यहाँ पर रीछ पर्वत और जो है आपके एक कोई पर्वत का निर्माण वगैरह किया था, और उनकी आस्था जुड़ी हुई थी। तो मंदाता शहर जो है इन्हीं ने यहाँ पर बसाया। तो ये कुछ किंवदंतियाँ हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए था। ये अनुश्रुतियाँ हैं, इनमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये रिसर्च का विषय है। आस्था, निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा की भावना है। हम इस पर कोई ओवरलैपिंग जनरल टॉक नहीं करना चाहते हैं। हमारा एक सूत्रीय योजना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम निकालना है। और एग्ज़ाम निकलेगा कब? जब आप पूरा पढ़ोगे, कंसंट्रेट तरीके से पढ़ोगे, कहानी को समझोगे। तो ये देखो यहाँ पर मैंने नरेश के बारे में बात की थी, तो ये मेरा जो नोट्स है ये उस बच्चे को समझ में आएगा जिसने मेरी स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुना होगा। मनु के पुत्र कारुष का शासन था बघेलखंड में, कारुष वंश की स्थापना। मनु की पुत्री इला का विवाह सोम से हुआ था। सोम के पुत्र पुरुरवा ने बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की थी, एल साम्राज्य। बाद में पुरुरवा का लड़का अयाती था। अयाती के 2 लड़के थे, एक आयु एक अमावशु, और आयु का लड़का था आपका अयाती है ना। ये पुरुरवा के 2 लड़के थे, एक आयु और एक अमावशु। आयु और अमावशु, इनके अंदर जो आयु के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। अयाती ने अपने पुत्र यदु को मध्य प्रदेश में चंबल, बेतवा, सुक्तमती नदियों के अंदर आसपास के क्षेत्र को प्रशासन करने के लिए उनको दिया हुआ था। यदु के 2 लड़के थे, पहला कोष्टच, दूसरा सहस्त्राजित। और कोष्टच के लोग जो है यादव कहलाए है ना। बाद में यादवों को हराकर जो है गंधर्व आगे बढ़ गए, तो उत्तरी क्षेत्र में उनका अधिकार हो गया था, और सहस्त्राजित के वंशज जो है कहलाए। मंदाता नरेश के बारे में बताया गया, अयोध्या के राजा थे, पुराणों में उल्लेख मिलता है। इनका विवाह एल वंश की राजकुमारी बिंदुमती से हुआ था। एल याद आ गया? ये एल कहाँ थे? एल ये थे पुरुरवा वाले, 3 लड़के थे, पुरुकुत्स, अम्बरीश, मुचुकुंद। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में जहां पर गंधर्व थे और नर्मदा सोन घाटी जहां पर नाग थे, इनके आपस में लड़ाई होने लगी। इनका संघर्ष इतना ज्यादा हुआ कि नागों ने गंधर्वों से बचने के लिए अयोध्या नरेश मंदाता का सहयोग मांगा, सहयोग मिला भी। बाद में पुरुकुत्स से उनकी लड़की की शादी वगैरह जुड़ी, ऐसा कहा जाता है। गिफ्ट में जो है सतपुड़ा का क्षेत्र जो है वो पुरुकुत्स को जो है एज ए डाउरी, एज ए दहेज उस समय मिला।
बाद में अम्बरीश ने कुछ किया नहीं तो उनके बारे में कुछ है नहीं। मुचकुंद जो थे वो मंदाता के पुत्र थे और मंदाता के नाम पे मंदाता नगरी ओमकारेश्वर जो पवित्र तीर्थ स्थल है उसकी इन्होंने स्थापना की और वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रहे। इनके पिताजी को कि यहाँ पर साधना में लीन रहे, काफ़ी समय उन्होंने अपना दिया, तो इस वजह से अपने पिता के साधना तपस्या को ध्यान में रखकर जो है उन्होंने जो है यहाँ पर रीज और परिपत्र नाम के पर्वतों का निर्माण करने में भूमिका निभाई थी। तो उसको ध्यान में रखकर उन्होंने यहाँ पर मुचकुंद ने मंदाता नगरी अपने पिता के नाम पर ओमकारेश्वर की स्थापना की। बाद में महिष्मति आए, है ना, ये तीनों हो गए भैया, ये आपके पुरकुत्स हो गया, अम्बरीश हो गया, मुचकुंद हो गया। महिष्मति आए, महिष्मत आए, इन्होंने हैव वंश के शासक थे और इक्ष्वाकु नरेश मुचकुंद को इन्होंने हराया क्योंकि इस समय तक के महिष्मति भी पावरफुल हो गए थे। है वंश कौन था आपको मैंने बता ही दिया था, सहस्त्रबाहु वाला, है ना। और यहाँ पर जो है महिष्मति शहर की स्थापना इनके द्वारा की गई। बाद में फिर बहुत सारी बातें हैं, है ना। इनके बाद के शासक आए, इनके जो बाद के शासक आए उनके बारे में ये पता चलता है कि जो बाद के शासक आए महिष्मति, ये एक्चुअल में सहस्त्रार्जुन जो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, ये महिष्मति के लड़के थे और यत्र तत्र इनका जो है उसमें पावर था। 40 भुजाएं थी। इन्होंने जो है जामग्नि को पराजित किया था, बंशीनाग को पराजित किया था, अयोध्या के पौरवों को पराजित किया था, आपके लंकेश रावण को पराजित किया था, त्रिशंकु को पराजित किया था। तो ये जो सहस्त्रार्जुन थे महिष्मति या है वंश के संस्थापक, इन्होंने बहुत लोगों को उसमें मारा था। 40 भुजाएं थी इनकी और इन्हीं का वध किया था विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने, है ना। भगवान परशुराम को इसलिए जो है बहुत तवज्जो दी जाती है। इन्होंने जो है वो सहस्त्रार्जुन का जो है हत्या यहाँ पर की थी। बाद में फिर इनके शासक कई बने यहाँ पर, है ना, और जयध्वज बने, राजावंती बने, है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे। तो ये आपके महिष्मति के बारे में भी कुछ स्थापना के बारे में हमने चर्चा करी। यहाँ पे महिष्मत आ गया। महिष्मत जो है वंश का शासक था और इसी महिष्मत का लड़का था सहस्त्रार्जुन। और सहस्त्रार्जुन के बारे में हमने बताया कि भैया उसने किस किस को हराया था। जामग्नि को हराया था, बंशीनाग को हराया था, अयोध्या के पौरवों को हराया था, लंका नरेश रावण को हराया था। और बाद में इसी सहस्त्रार्जुन को जो है 40 भुजाओं वाले सहस्त्रार्जुन को जो है वो परशुराम जी ने हराया था। इन्हीं के वंश के एक जयध्वज थे, है ना, जिन्होंने उज्जैनी जीता था। और इन्हीं के वंश के जो थे एक वितिहौर या कुंडिकेर थे जिन्होंने बुंदेलखंड में शासन किया था। और ये जयध्वज का लड़का था राजा अवंती, जिसने मालवा के इस क्षेत्र को जीतकर जो है पूर्वी मालवा पश्चिमी मालवा 2 भाग में बटे हुए थे, तो उसने उज्जैनी का नाम ही अपने नाम पे अवंती रख लिया था। और बहुत सारे जनपद थे उस समय। तुंडीकर थे, तुंडीकर एक लड़के का नाम था इनके, तुंडीकर हो गया, दमोह को कहते थे, अनूप जो है वो निमाड़ को कहते थे, है ना, दर्शान विदिशा को कहते थे, अवंती उज्जैन को कहते थे, जो जनपद के अलावा महाजनपद भी था, त्रिपुरिया तेवर जबलपुर को कहते थे, आकर मालवा का पूर्वी भाग था, वत्स ग्वालियर का पूर्वी भाग ग्वालियर था, नलपुर शिवपुरी को कहते थे, चेदी खजुराहो को कहते थे। और मध्य प्रदेश में ये तमाम बातें यहाँ पर मिलती हैं, तमाम बातों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं रामायण काल में जो त्रेता युग से संबंधित है, मध्य प्रदेश के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। और जो रामायण के समय के संदर्भ में अगर बात करें तो चित्रकूट जो है यहाँ पर पर्याप्त साक्ष्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे पहले भगवान राम अपने वनवास के दौरान जो है वो महावन गए थे। महावन जिसको हम मधुबन भी कहते हैं, उसके बाद वो चित्रकूट गए थे। चित्रकूट के बाद फिर वो गए थे आपके महाकांतर, ये, और महाकांतर के बाद बढ़ गए थे वो दंडकारणाय। दंडकारणाय में जो सीता का हरण हुआ था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो राम भगवान के पुत्र थे कुश, उन्होंने दक्षिणी कौशल में छत्तीसगढ़ में शासन भी किया था। और जो शत्रुघ्न थे उनके पुत्र शत्रुघाती जो थे वो मध्य प्रदेश के विदिशा में भी उन्होंने कुछ समय शासन किया था। तो अगर आपको याद रखना है कि भैया क्या रामायण के समय का समय रहा, त्रेता युग का समय क्या रहा, तो त्रेता युग में ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये मधुबन वाला क्षेत्र था। महावन भी इसको कहते हैं। तो मधुबन के बाद ये चित्रकूट आए, चित्रकूट के बाद ये महाकांतर आए, महाकांतर के बाद जो है ये इधर आपके इधर ये दंडकारणाय क्षेत्र में आया जहाँ पे सीता माता का हरण हुआ। ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़ वाला भाग है। और यहाँ पर जो कुश थे उन्होंने दक्षिण कौशल की स्थापना की थी। चित्रकूट इंपॉर्टेंट है, रामायण काल से संबंधित है। और शत्रुघ्न के लड़के शत्रुघाती ने जो है वो विदिशा में शासन किया था। और याद रखेंगे जो महाभारत काल है ना, इसलिए वो चित्रकूट के बारे में एक कहावत भी है कि भाई चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे
और तिलक लगे रघुवीर, है ना, ऐसा तुलसीदास जी इनके बारे में कहते हैं। और ये दंडकारण्य के क्षेत्र में जो है सबरी माता जो थी वो अपने जूठे बेर खिला खिला के जो है अपने खट्टे बेर खा खा के वो जो है उसको देखती थी कि कोई खट्टा बेर तो नहीं है, और फिर उसको जो है राम भगवान के लिए जो मीठे रखती थी उनको अपने जूठे बेरों को खिलाती थी। तो लक्ष्मण इससे काफी समय नाराज भी हो गए थे। तो जो सबरी के बेर हैं वो ये आपके दंडकारण्य क्षेत्र में भगवान राम ने खाए थे। ठीक है, याद रखना आपको मध्य प्रदेश संबंध। महाभारत का युद्ध जिसको जय संहिता युद्ध कहते हैं 900 BC में हुआ, तो द्वापर युग में मध्य प्रदेश में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। निमाड़ देश अनूप देश में इनका शासन था। बिंदु और अनबिंदु इस काल के शासक थे। बिंदु अवंती के शासक थे और अनबिंदु जो है विदिशा के शासक थे। पांडव काफी समय तक अज्ञातवास में रहे। मध्य प्रदेश में पांडव गुफा भी है पचमढ़ी में। विदिशा, महिष्मती, अवंती, कुंतल, दर्शान, चेदी और सुहागपुर महाभारत काल के समय में रहे। द्वापर युग में जो कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ था उसमें महिष्मती, अवंती, विदर्भ और निषादों ने जो है कौरवों को सहयोग किया था, जबकि दर्शान, वत्स, काशी, मत्स्य, चेदी के शासकों को जो है पांडवों ने सपोर्ट किया था। पांडवों के पास बेचारों के पास वैसे भी कुछ नहीं था, और जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, तो उनका सहयोग भगवान ने किया था, श्री कृष्ण भगवान ने उनको सहयोग किया था, है ना। तो ये आपके मध्य प्रदेश में हमने जो है महाजनपद देख ही लिया था। 16 महाजनपद में से 2 मध्य प्रदेश में अवंती जो मालवा में है। अवंती नाम कैसे पड़ा हमने आपको बताया था। राजा जयध्वज का लड़का जो राजा अवंती था उसने मालवा के कुछ भाग को अवंती में मिला लिया था, और चेदी बुंदेलखंड का क्षेत्र था। तो अवंती के बारे में मैं बताया था, आधुनिक मालवा इसको कहा जाता है। और उज्जैन जो वैनशांग आए थे तो उन्होंने इसे उशेना के रूप में प्रस्तुत किया था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है, दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती है। हमने उस समय चर्चा में आपको बताया था बौद्ध केंद्र सुदर्शनपुर और कुरधारपुर यहाँ पे है। और अवंती से ही संबंधित जो है वत्स, ग्वालियर, अनलपुर, शिवपुरी और अनूप, निमाड़ वाला क्षेत्र यहाँ पर आता है। इसके अलावा जो आकार है वो पूर्वी मालवा को उस समय कहा जाता था, वो इसका हिस्सा नहीं था। चंड प्रगोत यहाँ का फेमस राजा था जो हाथी पालन में विशेषज्ञ था। क्योंकि इस पर मैंने चर्चा कर ली है इसलिए थोड़ा स्पीड में यहाँ पर तेज रख रहा हूँ, है ना। इस पर मैं चर्चा करूँ। चेदी जनपद पे मैंने चर्चा की थी, सुक्तमती वाला क्षेत्र था। चंबल, सुक्तमती, केन, बेतवा, है ना, जो अयाती ने अपने लड़के यदु को दे दिया था। और ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं प्रमाण तो है, ये चीज़ें प्रमाणिक के तौर पे हैं। तो चेदी महाजनपद एक प्रमुख महाजनपद था। उस समय भिंड और चंदेरी, अशोकनगर वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत था। और ये शिशुपाल की जो मृत्यु हुई थी ये भगवान कृष्ण के द्वारा यहाँ पर की गई थी। भगवान कृष्ण ही शिशुपाल जो इस चेदी के वंश के प्रमुख शासक थे उनकी जो है हत्या यहाँ पर की थी। अब मौर्यकालीन विवरण अगर हम देखें तो मौर्यकालीन विवरण में आपके जो भी हमने साक्ष्य बताए थे मौर्यकालीन की, भाई मौर्यकालीन हमने पूरे के पूरे मौर्यकालीन चीज़ों को भी यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब किया था, है ना। तो हम जो भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना साहब, आपको एक तो पूरी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए चलना है। जितनी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, है ना। हमने अपने नोट्स में सारी चीज़ें यहाँ पे दे के रखी इसलिए कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये मौर्यकाल देख रहे हो, इससे ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाएगा ना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। कैसे क्या परिस्थितियों में की थी आपको पता है। बहुत सारे यहाँ पर शिलालेख जो पत्थर पे लिखे लेख या गुफा लेख जो गुहा लेख मिलते हैं अलग अलग समय। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, मालवा वाला, अवंता वाला भाग है, वहाँ के बारे में जानकारी मिलती है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया। बिंदुसार की कुल 100 संतानें थी, है ना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना संघर्ष कर लिया था कि बिंदुसार के लिए पास संघर्ष करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो जितना भी संघर्ष था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मजे जो है बिंदुसार ने लिए। उनके 100 बच्चे थे, 100 में से 2 फेमस थे, एक आपका अशोक और एक सुसीम। सुसीम को उन्होंने तक्षशिला का शासक बना दिया था, अशोक को अवंती का शासक बना दिया था। 11 साल तक अवंती के ये राज्यपाल या गवर्नर रहे। ऐसा दीपवंश जो बौद्ध ग्रंथ है उससे जानकारी भी मिलती है ना। और ये तमाम प्रकार की चीज़ें। अशोक आया, विदिशा की व्यापारी पुत्री महादेवी से शादी करी। इनके पुत्र हुए महेंद्र और संघमित्रा, जिनको उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अपनी पत्नी के कहने पर सांची के स्तूप बनाए, वैश्या टेकरी बनाई, है ना, तमाम चीज़ें बनाई। बहुत सारे अभिलेख बनाए, गुर्जरा अभिलेख बनाए दतिया में, काली तलाई जबलपुर में बनाए, पानगुड़िया सीहोर में बनाए। ये गुर्जरा अभिलेख फेमस है। सिद्धों की टोकरी कहते हैं, अशोक का नाम अशोक मिलता है यहाँ पे। कसरावद खरगोन में, सारो मारो शहडोल में। रूपनाथ अभिलेख जो पहले जबलपुर में था इन दिनों कटनी के अंदर है। और मौर्यकालीन जानकारी यहाँ से मिलती है। ये भैया ये कब से क्या चालू हुआ इस तरीके का अभिलेख बनाना, पत्थर पे लिखना, इसकी भी एक कहानी है। एक शक राजा थे रुद्रदामन, संस्कृत के बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और उनकी विद्वता के बारे में जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। तो उन्होंने सौराष्ट्र, मालवा और गंगेय क्षेत्र पर जो है अधिकार प्राप्त किया था। और ये एक्चुअल में जो शक थे मूलतः ये चीन के रहने वाले थे। और चीन में जो है 2 ट्राइबल्स थी, एक शक और एक यूची और एक शक। तो इनको
अपने जानवरों के साथ चरगाह के तौर पर वहाँ की चीन की कृषि उपज भूमि को नष्ट करते थे, तो चाइना की तत्कालीन जो शी हुआंगशी थे उन्होंने एक चीन की दीवार बना दी थी कि वहाँ पे शक और जो यूची लोग हैं अंदर ना जा पाए। और तो बाद में फिर वो चाइना से क्योंकि भगा दिए गए ट्राइबल्स, तो वही शक और यूची जो है वो उत्तर पश्चिम भाग होते होते मध्य प्रदेश आ गए। पहले ये शक सौराष्ट्र गए, फिर ये मालवा गए, फिर इधर गंगा नदी के क्षेत्र में गंगे गए और ये फिर यहाँ आ गए। और इन्हीं ने सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा में एक अभिलेख उस समय के संदर्भ में पत्थरों पे गुदवा दिया, गुहा अभिलेख के रूप में। तो जूनागढ़ अभिलेख से यहाँ पे जानकारी मिलती है। और उसी जूनागढ़ अभिलेख से ये हमको जितनी भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में, ये पूरी की पूरी जानकारी हमको उसी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है ना। फिर मौर्य काल में बहुत सारे स्तूप हुए। सांची स्तूप है, क्वेश्चन आया था सांची का नाम क्या है, काकनाथ बात। तुमेन स्तूप है अशोकनगर में, भरूत स्तूप है सतना में, देवूर कोठार है रीवा में, रायसेन स्तूप है, बौद्ध स्तूप है। बहुत सारे मौर्यकालीन यहाँ पर स्तूपों के बारे में जानकारी मिलती है और उनको हमको देखना भी चाहिए। तो सांची के स्तूप, क्योंकि इस बार क्वेश्चन था, काकनाथ बात पुराना नाम है, अशोक ने इसका निर्माण कराया था। मूलतः ईंटों से बना है। जनरल टेलर ने 1818 में इसकी खोज की थी और 1989 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था। इंपॉर्टेंट। देवूर कोठार रीवा में, बौद्ध महास्तूप उज्जैन में है ना, सतधारा सोनारी और अंधेर रायसेन में है, भरूत मैंने बताया सतना के उछेरा में, अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसकी खोज की थी। और मौर्यकालीन अंतिम शासक था वृहद्रथ, जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इनको मार दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने इसको मार दिया था। तो पुष्यमित्र थोड़ा सा ठीक आदमी नहीं था, वो बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करता था, सरयू नदी के तट पर उनको ले आकर फेंक देता था। तो बृहद्रथ को उनका व्यवहार ठीक नहीं लगता था। तो एक बार इनकी आपस में लड़ाई हो गई, तो बृहद्रथ ने जो है इनका विरोध किया। तो पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति होने का फायदा उठाकर जो है तलवारों से लड़ते लड़ते कटियार से जो इनको मार डाला और बृहद्रथ जो है यहाँ पर मर गए। और अंतिम शासक थे बाद में पुष्यमित्र शुंग जो थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भाई बौद्ध लोगों का जो है माहौल बढ़े, बौद्ध धर्म जो आगे बढ़े। और उस समय जो 620 ईस्वी में परिस्थितियां चल रही थी, तो वो ब्राह्मण उदय, ब्राह्मणों के वर्चस्व को लेकर, उत्कर्ष को लेकर एक उनके अंदर भावना पैदा हो रही थी। तो उन्होंने शुंग वंश के तौर पर जो है, मूलतः उज्जैन के रहने वाले थे शुंग। एक बार पीएससी ने पूछा भी था कि शुंग कहाँ के थे, मूलतः उज्जैन के थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है ब्राह्मण वर्चस्व या चरमोत्कर्ष को बनाने रखने के लिए जो है यहाँ पर स्थापना की। और फिर यहाँ पर आ गया शुंग। और शुंग वंश और सातवाहन वंश मध्य प्रदेश के अंदर दो प्रमुख ब्राह्मण वंश है। ब्राह्मण राजवंश था, मूलतः उज्जैन के थे। पुष्यमित्र शुंग इनने अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके स्थापना की थी। अपनी राजधानी पहली मगध को बनाया था, दूसरी विदिशा को बनाया था। पुष्यमित्र अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके शुंग शासक के संस्थापक बने थे। नर्मदा नदी तक का क्षेत्र इन्होंने प्राप्त किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने क्योंकि 84,000 स्तूप नष्ट करे थे, तो उनको अपनी गलती का आभास हुआ, तो इन्होंने सांची और भरूत स्तूपों का जीर्णोद्धार कराया, वहाँ पे तोरण वगैरह लगवाए। कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म के विनाशक थे, 1000 लोगों को जो है मार दिया इन्होंने, है ना। अलग अलग लोग अलग अलग बातें। इनके सुपुत्र थे अग्निमित्र, जिनके जीवन पर पुष्यमित्र शुंग के सुपुत्र के जीवन पर अग्निमित्र, मलिका अग्निमित्र कालिदास का एक रचित संस्कृत नाटक है, जिसमें मलिका और मलविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिलती है। अग्निमित्र ने जो है विदिशा को राजधानी बनाकर मालवा पर कुछ समय शासन किया। फिर बागभद्र थे, शुंग वंश के 90 शासक थे, है ना। भागवत धर्म को मानते थे। इन्हीं के समय हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस जो था एंटियाकिडीस का राजदूत था, ग्रीक शासक, और वैष्णव धर्म को मानता था। बाद में भागवत धर्म के सम्मान में विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ, जिसको खाम बाबा भी कहा जाता है, गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है, गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, ये बनाया गया। देवभूति अंतिम शासक थे शुंग वंश के। इनकी हत्या करके कण्व वंश के वसुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की। सुशर्मन कण्व वंश का अंतिम शासक था। और मध्य प्रदेश में कण्व वंश के ज़्यादा प्रमाण देखने को नहीं मिलते। मध्य प्रदेश फिर जो है सीधे जो है वो सातवाहन वंश के अंतर्गत आ गया। और सातवाहन वंश जो है बेसिकली आंध्रा से संबंधित थे और 27 BC में जो है इनका जो है उदय हुआ था। और सातवाहन भी एक ब्राह्मण राजवंश था और ये कण्व के ही सामंती थे। बाद में इन्होंने सातवाहन वंश ने यहाँ पर शासन किया। ये सातवाहन से एक्चुअल में क्या, सूर्य भगवान का जो है वो प्रतीक है सातवाहन, तो ये अपने आप को सूर्य भगवान का वंशज मानते थे। सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया और ये मात्र सत्तात्मक थे, अपनी माताओं के नाम को अपने राजाओं के नाम पे लगाते थे। सिमुक इसके संस्थापक थे। और यहाँ पे पितृसत्तात्मक के साथ साथ मातृ सत्तात्मक चीज़ों का भी वो मिलता है। उन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व को लेकर बात की, ब्राह्मणों को बढ़ावा देने की बात की। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी मालवा है, आकार वाला क्षेत्र, उस पर इन्होंने अधिकार किया।
और सातवाहन में सिमुक है, सतकर्णी प्रथम है, गौतम पुत्री सतकर्णी है, वशिष्ठी पुत्री पुलवामी है। ये सारे राजा हैं जो बड़े फेमस रहे। इसमें गौतम पुत्री सतकर्णी जो है, इनके बारे में पूछ लेता है। 106 से 135 एडी में इनका शासन था। उज्जैन और रायसेन से इनके सिक्के भी प्राप्त हुए। इसके साथ साथ जो है मध्य प्रदेश में सतकर्णी प्रथम, जिन्होंने पश्चिमी मालवा निमाड़ क्षेत्र में शासन किया। गौतम पुत्री सतकर्णी के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, यज्ञश्री सतकर्णी। और वशिष्ठ पुत्री पुलवामी के सिक्के भी भिलसा अर्थात विदिशा और देवास से प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ कुछ सिक्के हैं जो यहाँ पर इनके समय में मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे शुंग वंश के बाद और सातवाहन वंश के बाद, वो हमारी चर्चा जो है वो यहाँ पर अब जारी होगी। और अभी तक की क्लास में हमने आपको सांची के स्तूप जो मौर्यकालीन साक्ष्य बताए, इसको पढ़ लें आप। वैश्या टेकरी जो उज्जैन में है पढ़ लें, कसरावत खरगोन पढ़ लें, तुमेन आप अशोकनगर पढ़ लें, देवरी कुठार रीवा, पानगोडरिया सीहोर, है ना। शुंगकालीन में पुष्यमित्र शुंग, खाम बाबा देख लें, सातवाहन वंश देख लें, है ना। शक वगैरह भी देख लें, शक बालाघाट में भी कुछ समय रहे। छोटे छोटे वंश इनको मैं पढ़ा दूंगा आपको, इसके लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो लगभग इस लेक्चर को हम यहीं तक लेते हैं। इसमें आपका पूरा लगभग रिवीजन यहाँ कवर हो रहा है और फिर गुप्त काल से हम कंटिन्यू लेंगे। एक खास बात जो है हमारे नोट्स के बारे में मैंने बताया आपको, सेगमेंट वाइज, है ना। सेगमेंट वाइज पाषाण काल है, फिर ये पूरा मौर्य काल है, गुप्त काल है। और ये सारा पढ़ने के बाद हम जो है अपनी कक्षाओं में जो रुझानात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम ये पूरा गुप्त काल अपने अगले लेक्चर में लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे मौर्य मौर्योत्तर को, और फिर हम गुप्त गुप्तोत्तर तक आगे बढ़ेंगे। और गुप्त गुप्तोत्तर पढ़ने के बाद हम मध्य प्रदेश में छोटे छोटे वंश जैसे कुषाण वंश है मध्य प्रदेश में, ये यूची है ना, जो चीन की दीवार जिनके डर से बनाई गई थी, है ना, शक और ये यूची, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो छोटे छोटे आपके गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये सारे देखेंगे। एक बार आपकी समग्रता आपके अंदर आ गई तो फिर राजपूत काल में आपको पूरा गुर्जर प्रतिहार डिटेल में पढ़ाएंगे। और गुर्जर प्रतिहार पढ़ाने के बाद फिर पूरे के पूरे आपके परमार वंश, चंदेल वंश, कलचुरी वंश, ये सारे के सारे वंश आपको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और फिर हम सीधे क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पर जाएंगे आपके, हमारा सीधा जो अगला टारगेट होगा वो हम मध्य प्रदेश की रियासतों पे जाने वाले हैं साहब। है ना। ये हमारी कुछ किताबें हैं जो आपको मिल सकती हैं, आप कोरियर के माध्यम से बुला सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए हमारी किताब है, बाइलिंगुअल, हिंदी माध्यम में अलग, अंग्रेजी माध्यम में अलग। प्राचीन मध्यकालीन इतिहास के लिए हमारी किताब है, दिखा भी देंगे आपको। भूगोल, भारत और विश्व के भूगोल पर हमारी किताब है ना। पूरा सेट हमारा ये 2000 का है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए हमारा सेट है भारतीय राज्यव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, करंट अफेयर से जोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय समाजशास्त्र और साथ ही साथ लोक प्रशासन, लोक नीति से जुड़े मुद्दे। 2000 रुपये का ये हमारा पेपर 2 के लिए। पेपर 3 के लिए हमारा है विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, एनर्जी, मैथ्स, रीजनिंग, सारा कुछ जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन भी है आपका, जो बेसिक मैथ्स है, न्यूमेरिकल मैथ्स है, वो भी पूरा हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे पेपर 3। तो ये हमारे कुछ स्टेजेस हैं। इसके बाद पूरा भोपाल रियासत हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, बघेलखंड पूरा पढ़ाने वाले हैं, गोंडवाना पढ़ाएंगे आपको, बुंदेली, सिंधिया, होलकर, और पूरा का पूरा हम आपको बताएंगे कि भाई दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल की स्थापना कैसे की। दोस्त मोहम्मद खां से आपको मिलवाएंगे भी, है ना, उनके बारे में पूरी स्टोरी बताएंगे कि भाई दोस्त मोहम्मद खां किस तरीके से अपना सिस्टम चला रहे थे, है ना। दोस्त मोहम्मद खां ने औरंगजेब के सेनापति को कैसे बाहर किया और कैसे भोपाल की रियासत में सत्ता स्थापित की। जितने इनके राजा हुए साहब, जितने इनके नवाब हुए, है ना, तत्कालीन जो है, और जितनी इनके शासिकाएं, महिला शासिकाएं हुई, चाहे आपके कुदसिया बेगम हो और बाद में जो है सिकंदर बेगम हो, या सिकंदर बेगम के बाद जो आपकी शाहजहां बेगम हो, आपको जितनी बेगम है सब पढ़ाई जाएंगी, है ना। सुल्तान जहां बेगम हो, इनके बारे में भी हम डिटेल आपको पढ़ाएंगे। पूरा का पूरा भोपाल रियासत पढ़ने के बाद भोपाल रियासत से बनने वाले 3 नंबर के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे 1857 की क्रांति में फादिल मोहम्मद खान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, 2018 की प्री में पूछा था दोस्त मोहम्मद। तो थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश हिस्ट्री के यूनिट 1 के लेक्चर में हम पुनः मिलेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे ये हस्तलिखित नोट्स बुलवाना चाहता है तो वो हमको या तो PDF फॉर्मेट में कोर्स ज्वाइन करके ऑनलाइन बुलवा सकता है, या तो फिर जो है हमको वो
इसका पेमेंट कर देगा तो हम आपको आपके पते पे भिजवा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स, ठीक है, जो आपके लिए सच्चे मार्गदर्शक साबित होंगे। तो देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलें। कुछ कमियां हो तो ज़रूर बताएं, हम सुधार करेंगे। और आप बढ़िया मन लगा के पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, निरंतर पढ़ें, लगे रहें, निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी। निराश बिल्कुल ना हो। और अब जो 90 दिन का समय बच गया है उसमें थोड़ी सी गंभीरता बरतने की ज़रूरत है और अपना बेस्ट दीजिए, बदलाव के लिए तैयार रहिए। और पढ़ाई ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ये दिमाग में सेट करिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, पढ़ाई करेंगे तो अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं महेंद्र मूले लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा और आपके साथ लगातार पढ़ते पढ़ाते रहूँगा। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।